वेलकम टू लेमन एंटरटेनमेंट फ्रेंड्स। मैं हूं सुधा सिंह। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट का फुल डोज। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का अपना ये सफर। पहली बार दो चैनल का एक साथ दिखने वाला है महासंगम। दयाबेन और प्रद्युमन का दिखेगा जलवा। चलिए देखते हैं इसकी एक झलक। महासंगम होना आज के दौर में आम बात सी हो गई है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब दो अलग अलग चैनल्स के अलग अलग टाइप के शो का महासंगम छोटे पर्दे पर दिखाई देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं सब टीवी के कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोनी के थ्रिलर शो CID की। 2 वीक के लिए इन दोनों सीरियल्स का महासंगम होने जा रहा है। इस दौरान दर्शक रहस्य और हास्य को एक साथ देख सकेंगे। सूत्रों की माने तो इस महासंगम की कहानी की शुरुआत तब होती है जब तारक मेहता की दयाबेन को सड़क पर ACP प्रद्युमन का पर्स मिल जाता है और वे उसे CID ब्यूरो को दे देती है। जब पुलिस को पता चलता है कि उस पर्स में जो ID है वो नकली है तो वो जाँच शुरू कर देती है। जांच के इर्द गिर्द घूमती है कि आखिर ACP की नकली ID कौन इस्तेमाल कर रहा था। इस मामले में दयाबेन और जेठालाल को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। कुल मिलाकर 2 वीक तक ये दोनों ही सीरियल दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए दीपक झा, लेमन न्यूज, मुंबई। आपके फेवरेट शो पवित्र रिश्ता में आने वाली है लीप और अंकिता इस बात को लेकर हैं काफी परेशान। अंकिता लोखंडे इन दिनों कुछ परेशान है। उनकी परेशानी की वजह उनका शो पवित्र रिश्ता में एक बार फिर से आने वाला लीप है। दरअसल ये शो पहले भी कई लीप ले चुका है। ऐसे में एक्टर्स की एज भी बढ़ी हुई दिखाई जाती है। बेशक पिछले लीप के बाद अंकिता का यंग किरदार भी स्क्रीन पर नजर आया, लेकिन अब एक और लीप के लिए वो तैयार नहीं है। इससे पहले शो के टाइम स्लॉट में भी हाल ही में चेंज किया गया है। इसके बाद अब एक और लीप की बात कही जा रही है। अंकिता इस बात से भी नाराज थी कि शो का टाइम क्यों बदला जा रहा है। सोर्सेज बताते हैं कि अभी तक लीप की ड्यूरेशन नहीं बताई गई है, लेकिन ये कम से कम 1 साल तो होगा ही। हो सकता है कि 5 साल तक का लीप भी आए। वहीं अब प्रोडक्शन हाउस अंकिता को मनाने में लगा है। उन्हें मनाया जा रहा है कि वो लीप के बाद भी अच्छी तरह शो में अपना किरदार निभाएं। इस बारे में जब अंकिता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल तो वो शूटिंग में ही बिजी है। लीप के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, ना ही वो नाखुश है। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए दीपक झा, लेमन न्यूज, मुंबई। ZTV का फेमस शो कबूल है अब होने वाला है ऑफ एयर, वो भी अगस्त से, जिसकी वजह से दर्शक हैं काफी नाराज। अगले महीने ऑफ एयर हो सकता है ZTV का शो कबूल है। गौरतलब है कि इस शो की लीड कास्ट में 2 बार बदलाव हो चुका है।
लेकिन ऑडियंस पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। शो में लीप भी दिखाया गया था। बता दें कि सबसे पहले इस शो की लीड जोड़ी में करण सिंह ग्रोवर थे। तब ये शो भी अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में करण शो से चले गए। उनकी जगह राकेश वशिष्ठ ने ली, लेकिन शो पटरी पर नहीं आ पाया। जनरेशन लीप के बाद करणवीर बोहरा की एंट्री शो में दिखाई गई। प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़े सोर्सेस की माने तो उन्हें कहा गया है कि शो अगस्त में ऑफ एयर होगा। हालांकि कास्ट को अभी तक नहीं बताया गया है कि ऐसा होने जा रहा है। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए दीपक झा, लेमन न्यूज, मुंबई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। यू स्टे विद अस। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, और गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। वेलकम बैक टू लेमन एंटरटेनमेंट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कॉमेडियन जसवंत सिंह राठौर की कॉमेडी, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी ने। आज हमारे साथ में जसवंत सिंह राठौड़ है। जी हाँ, जो कलाकार के साथ साथ कॉमेडी का फुल टू पैकेज भी है। आज उनसे मिलाते हैं आपको। जसवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू त्रिवेदी जी, नमस्कार। और लेमन न्यूज़ चैनल सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जसवंत जी, कॉमेडी जिस तरह से आपकी फील्ड है, कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। कॉमेडी आपको कब एहसास हुआ आप कॉमेडियन है अच्छे? ये वैसे ये क्लास में शुरू हो गया था हमारे स्कूल की, क्योंकि जब भी मैं होमवर्क नहीं करके आता था टीचर बोलती थी स्टैंड अप, और मैं खड़ा रहता था सारी छुट्टी तक। तो उससे मुझे पता चल गया एक दिन मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा। तो बाकी जब धीरे धीरे कॉलेज लेवल पर गए तो बस दोस्तों को हंसाने, महफिलों में हंसाने का दौर चलता रहा, और धीरे धीरे पता चल गया कि यार ये काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप खुद तो एक बड़े कलाकार, अच्छे मजे कलाकार है ही है, लेकिन आप बड़े कलाकार जो एक्टर्स हैं उनकी काफ़ी अच्छी आवाज़ें निकाल लेते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ मिमिक्री हो जाए। जी जी जी, ज़रूर। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अपना अपना ना सोच का दायरा होता है। मैं जो मिमिक्री करता हूँ मैं कभी भी मजाक उड़ाने के लिए नहीं करता। मैं बहुत बड़ा लवर हूँ फिल्म इंडस्ट्री का, कलाकारी का। तो जो जिसने भी मुझे प्रभावित किया, यहाँ टच किया है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ट्रिब्यूट दूं, उसको डेडिकेशन देते हुए मैं कलाकारों को हंसाता हूँ। एक तीर से दो शिकार। एक तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ उनकी कलाकारी को, और उसे दर्शकों को हंसाता हूँ। जैसे शुरुआत मैंने की थी, मर्द फिल्म देखी थी मैंने, तो उसमें हमारे रुस्तम हिंद दारा जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि वो एक बंदे थे जो गाँव से उठ के इतने बड़े शहर में जिन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया। तो दारा जी के बारे में ये बड़ा बोलते हैं कि दारा जी जितने बड़े पंजाबी एक्टर कोई नहीं हुए, क्योंकि इतने बड़े पंजाबी वाले बंदे थे, वो हिंदी में भी पंजाबी स्टाइल बोलते थे। तो उनको जैसे उनका स्टाइल थोड़ा सा भैया ऐसी बाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, लेकिन उससे झगड़ा ना करे जो आपसे तगड़ा होए। भाई सभी मुझे कहते हैं कि मेरी हिंदी शुद्ध नहीं है,
आपको बता दूं, मेरी अंग्रेजी भी बड़ी सॉलिड है। यकीन ना आए तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे सुनाता हूँ। बांसेर बाजे लोमड़ी शी वाज वेरी हंग्री, शी वाज मेरे खेतों में आई, आवाज का कटने शी वाज आकड़ पई, आई से निकल बाहर, शी से नहीं निकलना, आई बाज ने डंडा मारा, शी वाज मर गई। मॉरल, लोमड़ी मेरे खेतों में क्यों आई, ना आती ना जान से जाती। जय श्री राम। काफी खूब है। अभी इसमें अगर जो देओल फैमिली है, धर्मेंद्र है, उनकी बात करें काफी, तो आपसे गुजारिश करेंगे कि वहां से शुरू करें आप। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान जो है जब तक मंदिर गुरुद्वारे ना जाए तो उसका दिन शुरू नहीं होता। हमारे जितने भी पंजाबी आते हैं वो धर्मेंद्र जी के नाम ले ले या उनके दर्शन करने ना आए तो उनका बम्बई दर्शन पूरा नहीं होता। तो धर्म जी को लोगों ने, मुझे अंदर फील होता है जब मैं दूसरों को कहीं देखता हूँ तो वो कुत्ते कमीने हरामजादे इसी से शुरुआत करते हैं। सनी पाजी मुझे मिले, कहते यार मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, वो डीवीडी नहीं मिली जिसमें धर्मेंद्र पाजी ने लगातार 3 गालियां बोली हूँ। तो मैं जो धर्म पाजी को जानता हूँ, धर्म पाजी एक स्वीट हैंडसम आदमी और बड़े प्यारे, उनकी मैं मिमिक्री करता हूँ कुछ साल पुरानी, जो धर्मवीर स्टाइल, वो मुझे अच्छा लगता है उनका स्टाइल। रखा लेना जानता है तो देना भी जानता है। जब से तुमने मुझे कहा है कि मैं शादी के लायक हो गया हूँ, मेरी दिन रात यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी माशूका से मिला, उसका नाम मीनू है माँ। ये वाला धर्म जी मुझे अच्छा लगता है, जो एक बहुत बड़े एक्टर थे, चुपके चुपके सत्यकाम, वो सिर्फ चालू फिल्मों के एक्टर थोड़ी हैं, तहलका हुकूमत, वो ये बड़े जबरदस्त एक्टर हैं। तो उसको मैं कोशिश करता हूँ इस मिमिक्री से भी। धर्म जी की ये फिल्में देखो जिन्होंने नहीं देखी। जी बिल्कुल। तो उनके सन्नी पाजी की तो बिल्कुल चाहेंगे कि आप कॉमेडी करके बताएं। चलो कॉमेडी करके बताऊं तो चलो फिर मैं कॉमेडी करके बताऊं। सन्नी पाजी ने एक दामिनी में डायलॉग बोल दिया, ये 2.5 किलो का हाथ, वो क्या बोल दिया, वो परेशानी ले ली उन्होंने। अब बोलते हैं सन्नी पाजी एक दिन मुझे मिले, मैं कहा सन्नी पाजी क्या बात है यार, बड़ा गलत हो गया है। मैंने क्या हुआ? अरे जब से मैंने दामिनी में बोला है ये 2.5 किलो का जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और कोई भी सब्जी वाला आके दरवाजे पे बोलता है सन्नी पाजी बाहर आयो। मैं क्या क्यों? कहना मैं बट्टा भूल गया, 2.5 किलो टिंडे तोड़ने, हाथ रखो या तकड़ी पे। तो ये बेचारे, क्या होता है कि कलाकार छुप नहीं सकता क्योंकि लोग प्यार करने वाले होते हैं, मानना पड़ता है उनकी बातें। जी जी बिल्कुल। अगर हमने सन्नी पाजी की बात की तो एक माचो मैन रह जाते हैं सुनील शेट्टी, जो काफी आप जानते हैं कि तगड़े भी हैं, आवाज भी तगड़ी थी। किस तरह से बात करते हैं वो? अरे तगड़े थे नहीं, तगड़े हैं सर वो। सुनील, मैं तो ये कहूंगा कि सुनील शेट्टी ना होते तो मैं यहाँ ना होता आज, क्योंकि सुनील शेट्टी साहब को उनकी फिल्में देख देख कर मैंने कपड़े पहनना उनसे सीखा। यार मुझे क्या होता है कि हमें हीरो तब अच्छा लगता है जब अपने जैसा दिखे। तो सुनील शेट्टी उस दौर में कैसे साधारण शक्ल वाले थे कि हर आम आदमी को लगता था ये मैं हूं। तो इसलिए मुझे भी बड़ा अपील किया कि यार, उसको देख के लगा कि यार ये मेरी जैसी शक्ल है, मैं भी एक दिन ऐसा बन सकता हूँ। तो अन्ना को सल्यूट है, उनका स्टाइल। जो सुनील शेट्टी साहब का एक बड़ा फेमस डायलॉग है धड़कन का, मैं न्यूज चैनल में ना हूं और नहीं सकता, और मेरे आने पे आप लोग तालियां ना बजाए या मैं होने नहीं दूंगा। काफी खूब। आपकी भी कुछ मूवी आने वाली हमने सुना है, उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन काफी लोगों की चाहत रहती है कि आप प्राण साहब का भी जरूर जो भी है वो आवाज निकाल के बताए। तो प्राण साहब किस तरह से बात करते थे? प्राण साहब बरखुरदार, जहां तक आवाज निकालने की बात है वो तो हमने बड़ों की निकाल दी है। अगर आवाज ही सुननी है तो मेरी कालिया की डीवीडी ले आओ, बच्चन को मैंने पानी पिला दिया था। काफी खूब। तो अब हम बात करेंगे जो आपकी फिल्म आ रही है, तो किस तरह की मूवी है, उसमें भी कॉमेडी का पूरा मसाला रहेगा, क्या रोल रहेगा आपका? अब देखो जी, एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो हमें हमारी जैसी शक्ल वालों को लेंगे तो सबसे पहले उसी में करवाएंगे। बेसिकली हम एक्टर सोल तो, लेकिन एक टाइम आता है अभी आजकल मैं मानता हूँ कि हंसाना इबादत का काम है। जैसे पंजाब में हमारे गर्मियों में छबील लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, गर्मियों में कोई प्यासा होता है। तो आजकल इतनी टेंशन है, ये काम इबादत वाला बन गया है, तो इसीलिए मैं ये करना मुझे अच्छा लगता है। तो अभी जितनी फिल्में मेरी आ रही हैं सब में मेरा कॉमिक कैरेक्टर है, और लेकिन उसमें ये नहीं लगेगा कि आपको कि ये वो स्टैंड अप या मिमिक्री वाला बंदा है, आपको एक्टर लगेगा कि ये एक्टर है। तो अभी मैं एक फिल्म आ रही है, रोल साउंड कैमरा एक्शन, जय सेठ फोटोग्राफर हैं बड़े मशहूर, उन्होंने डायरेक्ट की है। बाकी 2 फिल्में मेरी रिलीज हो गई हैं, आशिकी नॉट अलाउड, व्याह 70 किलोमीटर, और 2 मेरी फिल्में आ रही हैं, सिक्का हिंदी और पंजाबी में बनी है, फर्स्ट हॉरर पंजाबी मूवी है, उसको वैनकूवर में अवार्ड भी मिला है।
एक मुख्तियार चड्ढा, दिलजीत सुपरस्टार पंजाब के, उनके साथ है। तो इस तरह चल रहा है सिलसिला, जहाँ भी मौका मिलता है अच्छा हंसाने का, लोगों को गुदगुदाने का, तो करते हैं। जी बिल्कुल। अब कॉमेडी की बात करें तो पहले कॉमेडी का स्टैंडर्ड हुआ करता था। अनुपम खेर देख लीजिए, परेश रावल, उस टाइम पे जॉनी वॉकर थे, जॉनी लीवर थे, एक स्टैंडर्ड हुआ करता था। आजकल कहीं ना कहीं फुहड़ता परोसी जा रही है, आपने देखा होगा फिल्मों में। हालांकि जो कॉमेडियंस थे उनका रोल खत्म करके जो वहाँ पे मेन लीड एक्टर होता है, उस तरह के काफ़ी, आपने जो मूवी अभी हम शक्ल जैसी काफ़ी मूवी, तो उसमें इस तरह परोसा जाता है। क्या मानते हैं आपकी जो कला है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी होता है? देखिए फ़ोन आएगा, आउटगोइंग इनकमिंग दोनों होती है, मिस कॉल भी आती है ना, ख़राब भी होता है। कोई भी चीज़ आती है उसका फ़ायदे नुकसान तो होते ही हैं। बल्कि एज एन आर्टिस्ट मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि पंजाबी में कहावत है कि जब आदमी के अंदर बर्दाश्त, सब्र ख़त्म हो जाए तो वो गालियों पे आ जाता है ना, बहस नहीं कर पाता तो वो गालियों पे आ जाता है। तो इसके ये मेहनत मांगती है कॉमेडी, बहुत ज़्यादा तपस्या है, ये बहुत पाक चीज़ है। यहाँ हंसाना और इबादत कह दिया तो ये परमात्मा के साथ जुड़ गई ना चीज़। तो मुझे लगता है कि इस पर मेहनत जब कम हो जाती है तो हम फुहड़ता पे आ जाते हैं, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनत करते हैं, तो आप सब्र कीजिए, है ना, अच्छा काम कीजिए, गलत नहीं कीजिए, क्योंकि उसका टाइम बहुत शॉर्टेज है। जो शॉर्ट टर्म होती है ना, बहुत उसका फुलझड़ी होती है ना, बड़ी जगमग जगमग करती है, लेकिन बाद में उसको नाली में फेंकते ताकि किसी का पैर ना सड़ जाए। लेकिन अगरबत्ती है वो बड़ी पतली सी होती है, बड़ा उसको आग हम लगाते हैं तो वो सुगंध आती है, पूरे दिन आती रहती है। तो ये फ़र्क है अच्छे काम और बुरे काम में। मेरी सबसे दरख्वास्त है अच्छा सुने और अच्छा करें। जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कपिल कॉमेडी के बलबूते पे आज जिस मकाम पे हैं, राजू श्रीवास्तव है, कहीं ना कहीं जसवंत खुद के लिए ऐसा कोई रियलिटी शो के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, कपिल हमारा गुरु भाई है, हम एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, वो मेरा सीनियर है, उसको मैं देख के बहुत कुछ सीखता हूँ। और सबसे बड़ी बात, उसने जो एम्पायर खड़ा किया, हमारे हौसले बड़े हैं। मैं ये मानता हूँ कि आदमी की तरक्की से नहीं, बल्कि उसके काम की तरक्की से खुश हो। उसने जो कॉमेडी को इतने हाई लेवल पे ला के खड़ा कर दिया है, तो हम लोगों के लिए चैलेंज भी है कि अब अगर करना है तो उसके बराबर कम से कम करें यार, कम नहीं तो, है ना। तो बाकी ये तो सब भगवान के हाथ में, अपनी मेहनत करना फ़र्ज़ होता है अपना, तो वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अपना मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना करो अच्छा करो। मैं एक लाइन पे बड़ा बिलीव करता हूँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि, क्योंकि कलाकार होने के नाते आपका एक शख्सियत भी होती है, उसको भी जिंदा रखिए। ज़रूरी नहीं कि पैसे की दौड़ ये वो सब, लेकिन साथ साथ मेरा अंदर ये है कि मैं रियल लाइफ में एक आइडल बनना चाहता हूँ। कलाकार के पहले हम इंसान हैं, तो उस पर मेरी कोशिश रहती है। मैं थोड़ा सुस्त किस्म का आदमी हूँ, थोड़ा आलसी हूँ, इसीलिए मैं काम थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन अच्छा करता हूँ। तो वो भी आपकी दुआओं से एक दिन आएगा जब वो मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन मैं चाहूँगा अभी तभी मिले जब मैं उसको हजम करने लायक हो जाऊँ। ईश्वर मुझे तभी दे जब मैं उसको पचाने लायक हो जाऊँ, ये ना कि मैं उसको पचा ही ना पाऊँ, है ना। तो आपने कलाकारों की बात की, तो एक ऐसे एक्टर थे राजकुमार, जो अपनी शर्तों पे बॉलीवुड में काम किया करते थे। तो उनको एक श्रद्धांजलि कहिए कि कैसे भी उनको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे आप? अरे राजकुमार साहब मैं जानता हूँ, मुझे आप यकीन कीजिए कि जब मैं बचपन में फिल्में देखना शुरू किया था तो वीसीआर किराए पे लेके आते थे मोहल्लों में। तो उस समय एक फिल्म पक्की होती थी राजकुमार साहब की। तो उनकी आवाज़, उनकी पहचान है, ये तो चलो आपने बता ही दिया कि उनकी शख्सियत क्या थी। तो उनकी आवाज़ मैं आपको याद करवाता हूँ, मेरे बड़े फेवरेट हैं। वीर सिंह, राजस्थान में हमारी बहुत सी ज़मीनें हैं और तुम्हारे जैसे चौधरी अक्सर दुआ सलाम के लिए हमारी हवेली पर आते जाते रहते हैं जानी। बहुत खूब। अब इतनी कॉमेडी हो रही थी, अगर मिथुन दा का नाम नहीं ले तो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो मिथुन दा किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को? मिथुन चक्रवर्ती साहब गरीबों के अमिताभ बच्चन उनको कहा जाता है, वो कमाल हैं, वो रियल पर्सनैलिटी भी मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है। तो जो वो नए नए आए थे मिथुन चक्रवर्ती, तो एक फिल्म आई थी दो अनजाने, आपने देखी होगी, अब कभी देखना, न्यूज़ कभी चलती रहती है एंटरटेनमेंट चैनल्स पे। तो बच्चन साहब की वो फिल्म थी, उसमें एक छोटा सा रोल था उनका, गली में मवाली का। वो बुढ़ी आती है, इधर आ, ये घंटी नाम उसका होता है, घंटी बड़ा फनी नाम, ये घंटी इधर आ, ये क्या चल रहा है दिन दहाड़े, इधर कोई भी आ रहा है मस्करी कर रहा, अरे कुछ नहीं माँ, पार्टी है पार्टी। हाँ, तो वो जो उनका बोलने का स्टाइल था
वो मुझे इतना फनी लगा, लेकिन बाद में वो हीरो बन गए इतने बड़े, तो मैं, लेकिन उनका स्टाइल वही रहा। उनका मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगता है गुलामी में, जेपी दत्ता साहब की गुलामी, वाह क्लासिक फिल्म। तो वो गाना चलता है जियाले मस्किन मकुन बरंजी, उससे पहले एक डायलॉग है, मिथुन चक्रवर्ती अनीता राज के पास जाते हैं, अरे लो ना, कंबल से भी कोई दुश्मनी है, अरे अपनी फिक्र करो, हम तो सिपाही हैं सिपाही, कोई शक। बहुत खूब, बहुत खूब। अब बात अगर इतनी आवाज़ों की हो रही तो सदी के महानायक जिनकी आवाज़ जो है वो बच्चा बच्चा सोचता है कि मैं निकाल पाऊँ, हालांकि हर किसी के बस की बात होती नहीं है, लेकिन जिनकी ये इच्छा है वो आप पूरी करें। मैं समझा नहीं किसी। जी, महानायक अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं। अच्छा, नहीं महानायक आपने कहा, मुझे लगा मेरी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप तो महानायक है ही है। सॉरी बच्चन साहब, तो ये तो पार्ट ऑफ जोक्स। तो बच्चन साहब, उनके बारे में क्या सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, उनके लिए तारीफ बोलना, तो उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। बच्चन साहब थोड़ी मैं ट्राई करता हूँ, उनकी फिल्म मैंने देखी थी खुदा गवाह, एक स्कूल के ज़माने में, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम, इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान, तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादा तोड़ के, एक वादा तोड़ के। बच्चन साहब बोले, मैं वापिस आऊंगा, ये मेरा वादा रहा, जा रहा हूं। और लाले दे जान जरूर आएंगे, आए। बहुत खूब, बहुत खूब। अब अगर बात हुई है तो थोड़ा सा आपको कंटिन्यू करता हूं मैं उस दौर में कि उनके गब्बर थे, अमिताभ के साथ गब्बर का ऐसा नाम है, एक चैन है, तो चाहेंगे आप गब्बर की अगर आवाज सुना दे हमें, अमजद खान की, तो अलग ही मामला हो जाएगा। वही मैं सोच रहा था, सभी कलाकारों को बुला लिया, मेरा नंबर नहीं आया। हरिओम सांबा, बता इसे कितना इनाम रखे सरकार हम पर। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए जाते जाते इसी कॉमेडी अंदाज से आपके चाहने वाले दर्शक हैं जो देखेंगे, उनके लिए वही कॉमेडी अंदाज से कोई मैसेज। देखिए, मैं इस काबिल तो नहीं कि मैसेज दे सकूं, मैं तो कलाकार हूं, अपनी कला से मैं लोगों को खुश करता हूं। बाकी सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नशों से दूर रहें, और सबसे बड़ी बात, जो हमें भगवान ने यहाँ बना के भेजा है इंसानियत, उसे प्लीज़ आप खोइएगा नहीं, और प्यार बांटिए जितना हो सकता है। आप किसी का भला करते हैं तो आपका ईश्वर करता है, बस मैं तो इसी भाषा को समझता हूँ। जी बहुत बहुत खूब। तो ये थे जसवंत, जो रोते हुए चेहरों को हंसाने का काम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो सक्सेस का हर पायदान ऊपर चढ़ते जाए और लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करते रहे। कैमरामैन आनंद के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज मुंबई। अपने कंट्रोवर्शियल कमेंट्स को लेकर सुर्खियों में रहने वाले केआरके एक बार फिर चर्चा में हैं। आइए देखते हैं अब क्या है इसकी वजह। हमेशा किसी न किसी विवादों को लेकर अपने आप को सुर्खियों में रखने वाले केआरके ने एक बार फिर अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। इस बार उन्होंने अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए टेलीविजन जगत का सबसे चर्चित शो कॉमेडी नाइट विद कपिल के होस्ट और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को निशाना बनाया है। इस बार केआरके ने आरोप लगाया है कि कपिल ने उन्हें जान से मारने के लिए किसी डॉन को उनकी सुपारी दी है। इस बात को उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट भी किया है। और तो और केआरके ने अपने ट्विटर पर कपिल के लिए कई बैड वर्ड भी यूज किए हैं, जिससे कपिल भी काफी गुस्सा हो गए हैं। फिर क्या था, इन दोनों के बीच छिड़ गई एक नई जंग, जहां केआरके अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और कई बैड वर्ड भी यूज कर रहे हैं कपिल के लिए, जिससे कपिल भी केआरके के ऊपर काफी भड़क गए हैं। केआरके अपनी घटिया हरकतें दिखा चुके हैं। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो वे करण जौहर से शादी कर लेंगे। और तो और उन्होंने कई बॉलीवुड हीरोइनों पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके अपने आप को सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी हरकत कर चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इनके बीच की ये लड़ाई कब जाकर खत्म होती है
और केआरके अपनी इस हरकतों से कब बाज आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए शिव यादव, लेमन न्यूज, मुंबई। तो आपने देखा कि किस तरह से केआरके एक बार फिर सुर्खियों में बने रहने के लिए कपिल के लिए अभद्र शब्दों का यूज कर रहे हैं और ट्विटर पर जोरदार इन दोनों के बीच झगड़ा भी हुई है। फिलहाल इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन द्वारा हमसे जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी। निर्मल जी, जानना चाहेंगे आपसे कि केआरके हमेशा ही कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने कपिल के लिए बैड वर्ड्स यूज किए हैं, कहीं ये कोई उनका प्लान तो नहीं है सुर्खियों में बनने के लिए? देखिए सुधा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केआरके, आपने देखा होगा कि बिग बॉस में भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एक कलाकार रहा है, जिन्होंने 2-3 दिन में इस तरह की धमाल की थी कि लोग काफी परेशान हो गए थे और उनको आउट कर दिया गया था। जिस तरह से उन्होंने फिर राजनीति में कदम रखा था और वहां पर भी आके जिस तरह से उन्होंने कंट्रोवर्सी की, तो उनको समाजवादी पार्टी ने उस पार्टी से ही निकाल दिया था। तो कहीं न कहीं केआरके, आपने नाम सुना होगा राजा चौधरी, जिस तरह के सनक थी वही सनक कहीं न कहीं से केआरके में भी दिख रही है। वो खबरों में बना रहना चाहते हैं और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि कपिल सबसे ऊपर लिस्ट में है। कहीं भी देखा जाए तो टॉलीवुड में, आप टॉलीवुड में भी देखेंगे तो उनका काफी बड़ा नाम है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी खड़ी की है, वो नाम के लिए खड़ी की है। जिस तरह से आपने देखा था कि उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं देश छोड़ दूंगा, और इस तरह की बातें हमेशा केआरके करते रहे हैं। और जिस तरह से ये कपिल के लिए उन्होंने ट्वीट किया है, वो कहीं ना कहीं ये हिस्सा है। हालांकि कहीं ना कहीं कपिल बकरा बनते दिखाई दे रहे हैं और कपिल ने ये समझने में भूल की है, जो अभी उनको समझ में आया कि उनको इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कपिल उसमें फंसे और इस तरह विवाद का कारण बने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि केआरके हमेशा इस सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई ना कोई हथकंडे अपनाते रहते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे तब भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था, और अब एक बार फिर जब कपिल इतनी सुर्खियों में बने हैं, कपिल इतने ऊपर आ चुके हैं, तो कपिल के लिए भी इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। लेमन एंटरटेनमेंट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और एंटरटेनमेंट के भरपूर डोज के लिए देखते रहिए लेमन एंटरटेनमेंट।